Good morning everyone, welcome to my YouTube channel Commerce की बातें. So today we are going to study the chapter number 2, the summary of the chapter number 2 which will help you in exam times. So we are going to study the summary of GDP, NNP, GNP and then the NNP at the factor cost, national income, personal disposable income, GDP deflector and the use of GDP as a welfare of the society and the type of the goods. So we are going to study the summary of all these things. So चलिए शुरू करते हैं. तो हाय गाइस, तो अपन अभी पढ़ने वाले हैं समराइजेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2. तो अपन इसकी पूरी समरी पढ़ने वाले हैं कि अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या क्या पढ़ा. तो सबसे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा टाइप ऑफ गुड्स. ओके तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि कितने तरीके के गुड्स होते हैं. ठीक है सर, बिल्कुल हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि कितने तरीके के गुड्स होते हैं. ठीक है, सो कितने तरीके के गुड्स होते हैं. तो सबसे पहले अपन इसको दो कैटेगरी में बांटा था अपन ने कि यहाँ पे अपने एक तो फाइनल गुड्स होते हैं और दूसरे अपने इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं. ओके सर, अब फाइनल गुड्स में भी दो तरह के गुड्स होते हैं. सबसे पहले तो अपने कंज्यूमर गुड्स होते हैं और दूसरे अपने कैपिटल गुड्स होते हैं. बिल्कुल सर, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि अपन ने ये पढ़ा कि दो तरीके के फाइनल गुड्स होते हैं. सबसे पहला तो अपना होता है कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा अपना होता है कैपिटल गुड्स. ओके सर, सो अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. दीज आर यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं. ये फाइनल गुड्स नहीं होते हैं. बिल्कुल सर, अपन ने ये पढ़ा था. ठीक है सर. फिर अपन ने ये पढ़ा था कंज्यूमर गुड्स कितने तरह के होते हैं. अपन ने कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा था. तो मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर गुड्स अपने दो तरीके के पढ़े थे अपन ने कि एक तो कंज्यूमर ड्यूरेबल होते हैं और एक कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल होते हैं. ठीक है सर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल हो गए अपने. ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था. ड्यूरेबल क्या होते हैं, जो ज़्यादा समय तक चलते हैं. नॉन ड्यूरेबल जो ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं. ठीक है, फिर अपन ने कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस देखा था कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या है. कंजम्पशन गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा यूज़ होंगे, कैपिटल गुड्स जो कि कंज्यूमर यूज़ नहीं करेगा बट जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ होंगे. फिर अपन ने इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि कैपिटल गुड्स और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो अपन ने ये पढ़ा था कि ये है ना, ये हो जाते हैं यूज्ड इन द प्रोडक्शन. सो दे यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लाइन थी अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि फाइनल गुड्स होते हैं. फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ठीक है, अपन ने कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया था. ठीक है, बिल्कुल सर देख लिया था. अब अपन आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल. ये कंज्यूमर गुड्स के दो पार्ट होते हैं. ड्यूरेबल विच लास्ट लॉन्गर एंड नॉन ड्यूरेबल जो हाथों हाथ कंज्यूम हो जाते हैं. बिल्कुल सर, हम समझ गए. अब अपन आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो अपन ने ये देखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स दे देमसेल्फ गॉट ट्रांसफर्ड या इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस. वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में खुद है ना ट्रांसफर या इन्वॉल्व हो जाते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूँ कैपिटल गुड्स की तो वो ट्रांसफ़र या इन्वॉल्व नहीं होते, वो हेल्प करते हैं सिर्फ. ठीक है सर, अपन ने इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी पढ़ लिया. कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, फिर अपन ने ये पढ़ा कि जो ज़्यादा समय तक चलता है. फिर हमें इकोनॉमी में है ना टोटल प्रोडक्शन को मेज़र करने की क्यों ज़रूरत है. अपन ने ये देखा था कि टोटल प्रोडक्शन को मेज़र करने की क्यों ज़रूरत है. ठीक है, तो वो मेज़र क्यों करते हैं, ताकि अपन को पता चल जाए कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा है. बिल्कुल सर, ठीक है. फिर अपन ने ये पढ़ा था कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है. तो सबसे पहले अपन ने टाइप ऑफ गुड पढ़ लिया. ठीक है बेटा, ठीक है सर. फिर अपन दूसरा पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन मेज़र क्यों करना पड़ता है. फिर अपन तीसरा पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम. फिर हम तीसरा पढ़ रहे हैं कि स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या होते हैं. तो स्टॉक्स बहता हुआ पानी तो होता है फ्लो, और जो समुद्र में पानी रुक जाता है उसको कहते हैं फ्लो. स्टॉक एंड फ्लो. ठीक है, तो स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और ये डिफाइन होता है अवर द पीरियड ऑफ टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम, अवर पीरियड ऑफ टाइम. बस ये डिफरेंस होता है स्टॉक एंड फ्लो में. बिल्कुल सर, हम समझ गए. फिर हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है. चौथी चीज़ अपन ने पढ़ी थी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है.
नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो टोटल इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं प्लांट मशीनरी में, जो टोटल अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट मशीनरी में, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर उसमें से अपन डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट कहता है। फिर पांचवा अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था कि रिसोर्सेज को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है आपको। ठीक है सर, अगले पेज पे चलते हैं कि अपने को रिसोर्सेज को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है। तो वाई वी नीड टू बैलेंस रिसोर्सेज, तो अपने को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये अपना कौन सा पॉइंट था, ये अपना पांचवा पॉइंट था। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट था कि अपन को रिसोर्सेज को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि अगर आप कैपिटल गुड्स बनाओगे तो आप कंज्यूमर गुड्स नहीं बना पाओगे, आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे तो कैपिटल गुड्स नहीं बना पाओगे, तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है सर। फिर अपन ने पढ़ा था कि कॉन्ट्रीब्यूशंस, कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है अपनी एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं अपन, किसी भी चीज़ या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन आता है। तो अपन ने सबसे देखा था, सबसे पहले तो लेबर का कंट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन आता है, अपन ने ये देखा था। ठीक है, इसके बाद में रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है सर, अपन ने ये भी देख लिया। और उसके बाद किसका कंट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन आता है जो अपने इंटरप्रेन्योर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आता है। ठीक है, तो लेबर को मिलता है क्या, वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, रिसोर्सेज को मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। बिल्कुल सर, हमने ये देख लिया था कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। ठीक है सर। फिर अपन आते हैं सातवीं चीज़ जो अपन ने पढ़ी। अपन ने सातवीं चीज़ क्या पढ़ी कि जो इकोनॉमी का फ्लो होता है वो सर्कुलर क्यों होता है। तो अपन ने सातवीं चीज़ पढ़ी सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। इसमें अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे हाउस होल्ड है या फर्म है, हाउस होल्ड यहाँ पे क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, फर्म यहाँ पे क्या कर रही है, उसको पैसे के बदले में गुड्स दे रही है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, मनी जा रहा है, यहाँ पे गुड्स जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, फैक्टर सर्विसेज दे रही है। ठीक है, और यहाँ फर्म उसको फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनकम दे रही है फर्म उसको। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो होता है इनको इकोनॉमी का, क्योंकि ये चलता रहता है, ये हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में चलता रहता है। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी जो दो सेक्टर है, गवर्नमेंट और जो एक्सटर्नल सेक्टर, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो चार सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। तो अपन यहाँ मान रहे हैं गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, हाउस होल्ड और जो फर्म है वो यहाँ पे काम कर रही है। और क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो में बहता रहता है, सो इट इज़ कॉल्ड ए सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। अपन ने ये भी पढ़ लिया था। और यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, जीडीपी यहाँ पे निकालूँ तो प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। यहाँ पे मनी दिया, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज में निकालूँ मैं अगर कि कितना फैक्टर सर्विसेज दिया तो उससे कितना पता चलेगा। तो यहाँ पे अपन नहीं निकालते हैं जीडीपी अपन यहाँ इनकम मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ इनकम मेथड से निकलेगा और कितना मनी दिया है उन्होंने, तो कितना एक्सपेंडिचर करा है उन्होंने। ठीक है, तो कितना एक्सपेंडिचर करा है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी इनकम है। तो ये तीन मेथड हो गए ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। बिल्कुल सर, हम समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी भी यहाँ पे हो गया। अब इसमें एजम्पशन क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी में एजम्पशंस क्या है। यहाँ पे एजम्पशंस क्या है, सबसे पहला तो गवर्नमेंट नहीं है भाई, सबसे पहला एजम्पशन भी यही है कि नो गवर्नमेंट। ठीक है, और दूसरा एजम्पशन क्या है, कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ गए हम। अब अपन आते हैं यहाँ पे, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अपन ये पढ़ने वाले हैं कि अपन ने पढ़ा था जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी होता है एग्रीगेट सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर।
सो जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक साल में एक कंट्री ने कितने वैल्यू एग्रीगेट, मतलब सबका सम टोटल, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी, वो जीडीपी होती है। जीडीपी 3 मेथड से स्टडिंग अबाउट जीडीपी, व्हाट द जीडीपी मींस। जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री में कितना है ना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, उसकी एग्रीगेट वैल्यू, मतलब द एग्रीगेट सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ ईयर। सो देयर आर द 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। द फर्स्ट मेथड इज इनकम मेथड, द सेकंड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड द थर्ड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बता देता हूँ कि इकोनॉमी के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, फिर दूसरा होता है फर्म, फिर तीसरा होता है गवर्नमेंट। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर। तो अब जो जीडीपी निकालेंगे ना, तो जीडीपी इन चारों के बेसिस पे ही निकलने वाली है आपकी। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो इनकम में अपन क्या देखेंगे कि इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम देखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर में क्या देखेंगे कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड में क्या देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है फर्म का टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, आप समझ गए अपन किस प्रोडक्ट में किस मेथड में क्या करने वाले, बिल्कुल सर हम समझ गए। तो अगर अपन इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड में अपन क्या करेंगे कि कितनी इनकम हो रही है इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो देखेंगे अपन। बिल्कुल सर हम समझ गए। ठीक है, तो इनकम मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन लिख देंगे कि जो वेजेस अर्न करे इन्होंने, ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट अर्न करा कैपिटल ने, फिर जो प्रॉफिट अर्न करा एंटरप्रेन्योर ने, और लैंड ने जो रेंट अर्न करा। ठीक है, तो ये अपन क्या कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगी टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, इन सब की, इन चारों के मिला के। अब ये तो मान लिया कि एक फर्म, एक हाउस होल्ड, एक कैपिटलिस्ट एंड एक अपना लैंड। अब अगर n नंबर ऑफ फर्म हो, n नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट हो, n नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर हो, n नंबर ऑफ अपने क्या बोलते हैं लैंड हो, तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ पे कर देते हैं समेशन। इसको बोलते हैं समेशन, मतलब कि सबका सम, फ्रॉम समेशन n इज इक्वल्स टू समेशन, यहाँ पे अपन क्या करेंगे i, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे अपन n करेंगे। i इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अपन मानेंगे कि 1 से लगा के n तक का जो सम है w, ऐसे कैसे अपन करेंगे, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 n तक i प्लस समेशन ऑफ 1 फर्म टू n फर्म ऑफ द प्रॉफिट, समेशन ऑफ द रेंट ऑफ 1 लैंड टू n नंबर ऑफ लैंड। तो ये सब अगर अपन सबका समेशन कर देंगे, 1 नंबर ऑफ लेबर टू n नंबर ऑफ लेबर, 1 नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट टू n नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट, 1 नंबर ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू n नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर, 1 नंबर ऑफ द लैंड ओनर टू द n नंबर ऑफ लैंड ओनर, इन सबका टोटल कर देंगे तो जीडीपी मिल जाएगा। बिल्कुल सर, इनकम मेथड से हमको जीडीपी मिल गया, हम समझ गए। अब अपन आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा कि चारों फैक्टर प्रोडक्शन जो एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में करेगा, कंजम्पशन करेगा। ठीक है, सी फॉर कंजम्पशन हाउस होल्ड के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ हाउस होल्ड। फिर है ना फर्म क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, प्लांट एंड मशीनरी लेके आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो फर्म वो इन्वेस्टमेंट करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करेगा अपना, तो गवर्नमेंट 4 सेक्टर होते हैं ना। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इसमें क्या होगा कि प्लस अपन क्या कर देंगे कि जो रेवेन्यू रिसीव्ड होगा ना एक्सपोर्ट से, एक्स को अपन एक्सपोर्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकम मेथड से अपना, एक्सपेंडिचर मेथड से अपना जीडीपी आ गया। कैसे आया सर, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड ने कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर करा, एक फर्म ने इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर करा, एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर करा, प्लस जो यहाँ की फर्म है उनको एक्सपोर्ट का रेवेन्यू मिला। ठीक है, अगर ये 1 to n होगा तो सेम अपन इनकम मेथड में जैसे लगाया था, तो समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n c प्लस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n i प्लस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n g प्लस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n x। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई आप ये बोलोगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू है वो यहाँ की फर्म को मिला, लेकिन साथ में ज़रूरी थोड़ी है कि जो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड ने करा हुआ है उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फर्म को ही गया, हो सकता है ना कि उसने इंपोर्ट भी करा हो। तो इसलिए यहाँ पे इसमें से अपन CM निकालेंगे, मतलब कंज्यूमर ने जो इंपोर्ट करा, इसमें से अपन IM निकालेंगे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करने वाली फर्म ने इंपोर्ट करा, इसमें से अपन GM निकालेंगे जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करा। जब इन तीनों को CM प्लस IM
प्लस GM को अपन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे टोटल इंपोर्ट आ जाएगा, CM IM GM इज इक्वल टू टोटल इंपोर्ट एक पर्टिकुलर कंट्री का। तो एक्सपोर्ट में से फिर अपन इंपोर्ट को लेस कर देते हैं। तो फाइनल फार्मूला यहाँ पे क्या बन के आया अपने पास? फाइनल फार्मूला बन के आया कि C + I + G + X - M समेशन 1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू N। इन सब का अगर समेशन कर देंगे तो अपने एक्सपेंडिचर मेथड से अपने को क्या आ जाएगा? GDP आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है बेटा, ठीक है सर। प्रोडक्ट मेथड से अपन हम GDP के बारे में आते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से GDP क्या बोलता है? प्रोडक्ट मेथड में बोलता है कितना प्रोडक्शन हुआ टोटल। ठीक है, तो प्रोडक्शन हुआ तो आप आउटपुट को मेज़र कर लोगे क्या? अगर अपन यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू ले ले, ठीक है, तो क्या उससे अपना GDP आ सकता है? बिल्कुल सर, आ तो सकता है, लेकिन फिर आप इंटरमीडिएट गुड्स का क्या करोगे बताओ? आप इंटरमीडिएट गुड्स का क्या करोगे आप? मतलब इंटरमीडिएट गुड्स मान लो कुछ भी, एक इंटरमीडिएट गुड्स मान लो स्टील रॉड। ठीक है, एक स्टील की रॉड है। अब वो फर्म ए का प्रोडक्शन है, फर्म ए का वो आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ मान लो अगर अब 100 रुपये का आउटपुट है, अपन ने 100 रुपये ग्रॉस GDP में ऐड कर दिया। ठीक है, अब फर्म बी ने क्या करा? फर्म बी आ गई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। फर्म बी ने उसको इनपुट की तरह यूज़ करा। ठीक है, ठीक है। और आउटपुट बनाया, और आउटपुट 200 रुपये का बनाया। सॉरी गाइज, बीच में से वीडियो कट गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कटा था और क्या है। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे कि 200 रुपये का आउटपुट इसने प्रोड्यूस करा और 100 रुपये का इसने यहाँ से इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ करा। ठीक है, ठीक है सर। तो मतलब इसमें अब 200 रुपये कैसे आए? 200 रुपये ऐसे आए कि इसने 100 रुपये का इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ करा, 20 रुपये का लेबर यूज़ करा, 30 रुपये का मटेरियल यूज़ करा। तो 100 + 20 + 30 150 रुपये। तो 150 रुपये इसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, ठीक है सर। और 50 रुपये ये प्रॉफिट अर्न करेगा। तो 150 रुपये इसकी कॉस्ट प्लस 50 रुपये प्रॉफिट अर्न करेगा, तो 200 रुपये की इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो क्या सेलिंग प्राइस, अब 200 रुपये इसका आउटपुट हो गया, तो 200 रुपये GDP हो गया, GDP में ऐड हो जाएगा। तो 200 रुपये अपन ने यहाँ पे GDP में ऐड कर दिया। तो 200 प्लस फर्म ए का आउटपुट 100, 300 रुपये। तो क्या ये 300 रुपये का जो GDP आ रहा है वो सही है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये सही क्यों नहीं है? ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये 100 डबल बार काउंट हो रहा है इसमें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स लेस कर दो, मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन में से इंटरमीडिएट गुड्स लेस कर दो, तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना अपन ने वैल्यू एडिशन करा? वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने 100 रुपये का इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ करा। बिल्कुल सर। फिर आपने 20 रुपये का लेबर यूज़ करा। बिल्कुल सर। फिर आपने 30 रुपये का क्या यूज़ करा? मटेरियल यूज़ करा। बिल्कुल सर। आपने 150 रुपये का वो गुड्स बनाया। ठीक है, ठीक है सर। फिर 200 में बेचा, तो मतलब बेचा कि 200 रुपये, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 100 रुपये के गुड्स को मैंने 200 रुपये बना दिया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि 100 रुपये के गुड्स को मैंने 200 रुपये बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? 100 रुपये के गुड्स को 200 रुपये, बिल्कुल। तो 200 आउटपुट माइनस 100 रुपये इंटरमीडिएट, तो मतलब 100 रुपये क्या मैंने इंक्रीज़ करा है, इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ करा। अगर मैं इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ नहीं करता तो मैं इसको सिर्फ 100 रुपये में बेच पाता। बिल्कुल सर। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड से अपन, तो अगर अपन सारी फर्म का समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N इज इक्वल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड से n नंबर की फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड अपन ऐड करते हैं तो अपन यहाँ GDP आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड से। बिल्कुल सर, हमने GDP निकाल दिया प्रोडक्ट मेथड से। तो आप अब क्या बोलना चाहते हो? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपन ने ये पढ़ लिया कि अपना GDP निकालने के अपन ने बहुत सारे मेथड, तीनों मेथड पढ़ चुके हैं अपन। बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर। तो आप अब क्या शो करना चाहते हो? तो एक फिर अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या कि क्या इन्वेस्टमेंट जो करता है हाउस होल्ड, वो जो सेविंग है उसमें से ही करता है। ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। क्या इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड करता है वो सेविंग में से करता है, या फिर क्या इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होता है? क्या सेविंग जो करता है वो इन्वेस्ट करता है? तो अपन यहाँ पे बहुत सारे एजम्पशंस लेंगे। पहले एजम्पशन, नो गवर्नमेंट एंड नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नो एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा GDP इक्वल्स टू C + I + G + X - M इक्वल्स टू
अपना हो गया अपना इनकम, ये हो गया अपना एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड से हो गया W प्लस अपना जो सबसे पहला तो वेजेस अर्न करा, फिर फर्म ने कैपिटलिस्ट ने इंटरेस्ट अर्न करा, फिर फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है, और हाउस होल्ड ने रेंट अर्न करा, इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। बिल्कुल सर, ये GDP के तीनों फॉर्मूले हो गए, ठीक है सर, 1 2 3, तो 1 2 3 फॉर्मूले हो गए। बिल्कुल सर, 3 फॉर्मूले हो गए GDP के। तो आप बोलना चाहते हो इन्वेस्टमेंट ही सेविंग के इक्वल है क्या? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो मैं बोलना चाहता हूँ हाउस होल्ड की जो इनकम है वो कहाँ वो स्पेंड कर सकता है, तो वो सबसे पहले तो कंज्यूम कर सकता है उसको, वो उसको सेव कर सकता है, और वो टैक्स का पेमेंट करेगा। पर 3 ही तो जगह है जहाँ हाउस होल्ड अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे। तो कंज्यूम का मैं ले लूँ C, सेव का ले लूँ मैं S, टैक्स का मैं ले लूँ यहाँ पे T। बिल्कुल सर, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल दूँ कि जो टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड होगी वही तो GDP होती है। मतलब GDP का मतलब यही तो हो गया कि जो इनकम हो रही है अपने कंट्री मतलब हाउस होल्ड को। हाँ, तो सर एक बार के लिए अपन ऐसा लग सकते हैं कि जो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है प्लस इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर है प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है प्लस एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है माइनस इंपोर्ट है, वो अपन इक्वल्स टू कह सकते हैं C प्लस S प्लस T। बिल्कुल, और अगर C दोनों तरफ से काट दे, बिल्कुल सर काट दो C, तो अपने पास बच जाता I प्लस G प्लस X माइनस M, और यहाँ पे बच जाता S प्लस T। अब मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट गया, गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स भी गया। अब मैं बोलता हूँ कि एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है तो X गया, M गया। तो मतलब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से I बचा, यहाँ से इक्वल्स टू, और यहाँ से क्या बचा S। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग, हैंस प्रूव्ड। समझ गए आप, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। मतलब GDP का फॉर्मूला इनकम मेथड, अपने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड से तीनों इक्वल ही होते हैं, सब सेम आते हैं। GDP तीनों मेथड से सेम आती है। क्यों? क्योंकि एजम्पशंस हैं यहाँ पे बहुत सारे, पहली बात। और दूसरी बात बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि यहाँ पे जो हाउस होल्ड अर्न कर रहा है वो किसी न किसी फॉर्म में स्पेंड हो ही रहा है, इसलिए एक्सपेंडिचर में भी वही अमाउंट आ रहा है और वो किसी न किसी फॉर्म से प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो इस वजह से ये तीनों सेम आती है। फिर इनकम जो होती है हाउस होल्ड की, वो 3 तरीके से वो यूज़ करता है, वो कंज्यूम करता है, वो सेव करता है, वो टैक्स देता है, ठीक है। तो C कंज्यूम के लिए C, सेव के लिए S, टैक्स के लिए T, ठीक है। तो अगर अपन ये जो इनकम, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ लेके आ जाए, उसको इक्वल्स टू करवा दे CST के, मतलब क्योंकि वो GDP तो होती है, जो कंज्यूमर की इनकम होती है वही तो GDP होती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल्स टू GDP, CST, C से C कर दिया। और क्योंकि अपनी एजम्पशन ले रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं, तो इसलिए अपने गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट का G कट जाएगा, गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्सेस कौन लेगा, वो कट जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है तो X और M दोनों कट जाएगा, फिर बचता अपने पास I और S है, तो I इज इक्वल्स टू S। ठीक है सर, बहुत सारे एजम्पशन लिए अपने, बाकी होता नहीं है। फिर अब अपन आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अपन अब पढ़ते हैं, अपन ने ये पढ़ लिया कि GDP होता है, फिर उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस कर देता हूँ तो NDP होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो GDP होता है उसमें मैं क्या करूँगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का? इसका मतलब ये हो गया कि GDP में आपने ये नहीं लिया कि वो इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं और वो विदेशी जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो जो इनकम कमा रहे हैं वो अपन ने नहीं ली और नहीं हटाई, तो वो हटाएंगे और ऐड करेंगे, तो वो GDP में ऐड और लेस जो करेंगे उससे अपना GNP आ जाएगा। और अपन GNP में से अगर डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो NNP आ जाएगा। NNP जो अब कैलकुलेट है वो मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट है, लेकिन अपने को लेके आना है इसको फैक्टर कॉस्ट पे, NNP एट FC। तो अपन क्या करेंगे, NNP उसमें क्या हो रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो रखा है, GST जो लगाती है गवर्नमेंट वो ऐड हो रखा है, और उसमें सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है वो ऐड नहीं हो रखा है, तो इसलिए वो ऐड करेंगे। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ 600 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है, ठीक है 600 रुपये में 12% जो है वो 5% मान लो, 5% GST लगता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे 5% GST कितना हो गया, 30 रुपये हो गया, ठीक है।
अब उसमें 200 रुपये का गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी भी देती है, तो वो ऐड करेंगे क्योंकि 800 रुपये का है ना टोटल, तो 600 में अपने को मिलता है। तो मार्केट प्राइस क्या है 600 और सब्सिडी कितनी 200, तो 800 माइनस 30 कितना हो गया 770। तो ये अपनी है ना NNP@FC आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे अच्छे से NNP@FC क्या होता है, मतलब फैक्टर को क्या मिलने वाला है। कुल मिला के बात ये है, जो फैक्टर और प्रोडक्शन उसको क्या मिलने वाला है, फैक्टर प्रोडक्शन को सब्सिडी मिलने वाली है और फैक्टर प्रोडक्शन को इंडायरेक्ट टैक्स नहीं मिलने वाला। सब्सिडी मिलने वाली इसलिए ऐड करा, इंडायरेक्ट टैक्स नहीं मिलने वाला इसलिए उसको लेस कर दिया, ठीक है। NNP@FC आ गया। अब अपन पर्सनल इनकम पे आएंगे इससे। तो NNP@FC में से बहुत सारी चीज़ें जो हाउस होल्ड को नहीं मिलती, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स क्योंकि कॉर्पोरेट देता है तो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं मिलना क्योंकि वो कंपनीज खुद अपने पास रख लेती है, इसलिए नहीं मिलना। फिर क्या करेंगे, जो नेट में इंटरेस्ट है ना, जो हाउस होल्ड पे करती है, मतलब हाउस होल्ड लोन लेती भी है और देती भी है। जो लोन देगी उस पर मान लो 4% इंटरेस्ट मिला, जो लोन लेगी उस पर 10% इंटरेस्ट दिया, तो जो 6% इंटरेस्ट है नेट में अमाउंट का, वो इंटरेस्ट जो देगी हाउस होल्ड वो उसके पास रहना नहीं, इसलिए वो लेस कर देंगे पर्सनल इनकम निकालते टाइम, ठीक है। प्लस जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट है ना फर्म एंड उसको जो गवर्नमेंट से मिलता है वो उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे अपन को पता चल गया पर्सनल इनकम क्या होता है। अब बोल दो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हो गया जो पर्सनल इनकम है उसमें से भी पर्सनल टैक्स उसको देना पड़ता है, वो लेस कर दो। उसमें से भी उसको पेनल्टीज़ देनी पड़ती है, रोड का टैक्स हो गया, पेनल्टीज़ हो गई, अगर रेड लाइट क्रॉस कर दी तो पेनल्टी देनी पड़ी, वो लेस कर देंगे। तो पर्सनल इनकम में से पेनल्टी लेस कर देंगे, पर्सनल जो टैक्स है वो लेस कर देंगे। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये उसके एक्चुअल हाथ में जाएगी ये इनकम। बिल्कुल सर हम समझ गए, ठीक है। अब है ना, फिर अपन ने पढ़ा था प्लैंड एंड अनप्लैंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, प्लैंड एंड अनप्लैंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन जानबूझ के एक्यूमुलेशन करते हैं तो उससे प्लान बोलेंगे, और जानबूझ के नहीं करते तो अनप्लान बोलेंगे। ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं इसमें, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट जो अपन ने मार्केट की प्राइसेस पे निकाला, फैक्टर प्राइस नहीं मार्केट की प्राइस में, उसमें है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे नेशन की बात कर रहे हैं इसलिए फैक्टर कॉस्ट नहीं आएगा। फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें जो दूसरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से जो पैसा आता है, वर्ल्ड से जो ट्रांसफ़र आता है और जाता है वो एडलेस कर देंगे, ठीक है। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी अपन ने पढ़ लिया। अब आता है प्राइवेट इनकम क्या होता है। तो प्राइवेट इनकम के लिए सिंपल सी बात पे आते हैं अपन, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिल रहा है, जो फैक्टर की इनकम आ रही है प्राइवेट सेक्टर को किससे आ रही है, ये तो आ रही है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो फैक्टर की इनकम हाउस होल्ड को आ रही है उसमें क्या करेंगे, नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड कर देंगे क्योंकि वो उनको मिलने वाला है। फिर नेट फैक्टर इनकम उनका ऐड कर देंगे क्योंकि वो बाहर रह के भी अगर पैसा कमा रहा है तो इंडियन नहीं ना, वो ऐड कर देंगे नेट में। फिर जो गवर्नमेंट से उसको मिल रहा है करंट ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट से जो उसको ट्रांसफ़र मिल रहा है वो ऐड कर देंगे, और उसको जो दूसरे अदर जो ट्रांसफ़र मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिल रही है, जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, जो गवर्नमेंट से और कुछ भी कोई पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो वाला पैसा गवर्नमेंट से जो मिल रहा है वो यहाँ, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से मिल रहा है वो यहाँ पे, ठीक है सर, उसको अपन बोल देंगे प्राइवेट इनकम। फिर अपन बोल देंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है एंड रियल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी होता है कि जो अपने आज के प्राइसेस, मान लो कोई भी चीज़ 10 रुपये की आती थी 2010 में और आज 2020 में
वही चीज़ 20 रुपये की आती है, तो क्या जीडीपी डबल हो गया? नहीं। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूंगा तो वो डबल शो करेगा, 2x शो करेगा, लेकिन अगर मैं रियल जीडीपी निकालूंगा तो वो 1x ही शो करेगा। मतलब नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट प्राइजेस पे जो जीडीपी निकाला, रियल जीडीपी मतलब मैं ये मानूंगा कि प्राइजेस वही है जो पहले थी। ठीक है, समझ गए नॉमिनल और रियल का डिफरेंस? बिल्कुल सर। अब आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है प्राइस इंडेक्स? क्या होता है? सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कुछ बास्केट ऑफ गुड्स है, उसकी प्राइस निकाल देंगे अपन, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। उसको कंपेयर करते रहेंगे अलग अलग ईयर्स में। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो मैंने आपको बोला कि एक बास्केट ऑफ गुड्स को अपन ले लेते हैं और उनकी प्राइजेज अपन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स देखते रहते हैं कि क्या है। ठीक है, ठीक है। अब अपन आ रहे हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर की तरफ कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि कोई 10 रुपये की चीज़ 2010 में थी और वही चीज़ 2020 में 20 रुपये की हो गई, तो 20 रुपये डिवाइड बाई 10 रुपये मतलब क्या हो गया? 2 गुना बढ़ गई। तो ये जो होता है ना, ये होता है रेशियो। और ये रेशियो जब अपन जीडीपी का निकालेंगे ना तो उसे जीडीपी डिफ्लेक्टर बोल देंगे। कैसे? मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी कर लूँ, नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया कि आज वो 20 रुपये में मिल रहा है, रियल जीडीपी क्या है? नहीं है 10 रुपये का ही, तो इज इक्वल्स टू 2 रुपये या 2 का रेशियो। तो ये हो गया जीडीपी डिफ्लेक्टर। मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेक्टर, या मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए हम। 2 गुना प्राइस बढ़ गई, आप ये कहना चाहते हो? हाँ सर, बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। अब जीडीपी डिफ्लेक्टर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या फ़र्क है? तो मैं सबसे पहले ये बात बता दूँ कि गुड्स जो है ना कंज्यूमर परचेज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं है कि मतलब वो सारे गुड्स है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये पूरी इकोनॉमी की बात करती है, ये पूरी इकोनॉमी की बात करती है, और ये सिर्फ पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहा है। तो जो सारे इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं जो वो कंज्यूम नहीं करते हैं। हाँ सर, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया, क्योंकि ये सिर्फ कंज्यूमर जो गुड्स खरीदता है वो लेता है और ये सारे गुड्स लेता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है सर? दूसरा डिफरेंस बताइए। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि सर कंज्यूमर तो इंपोर्टेड गुड्स भी ले सकता है। बिल्कुल सर, इंपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन जीडीपी में इंपोर्ट इंक्लूड नहीं होता। बिल्कुल सर, जीडीपी में इंपोर्ट नहीं होता क्योंकि उसको तो अपन लेस करते हैं। हाँ, तो इस वजह से ये दूसरा डिफरेंस है उसके अंदर। बिल्कुल सर। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मान लो एप्पल ले लिया मैंने, बनाना ले लिया, एप्पल 50%, बनाना 30%, एप्पल 50%, बनाना 30%, और 20% अपन कोई और फ्रूट ले लेते हैं, मैंगो। ये वेट कांस्टेंट रहेंगे हर साल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है वेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेक्टर में चेंज होता रहता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सो अब लिमिटेशन क्या है भाई? जीडीपी को वेलफेयर यूज़ करने की लिमिटेशन क्या है कि मैं वेलफेयर के लिए जीडीपी को यूज़ क्यों नहीं कर सकता? मतलब मैं जीडीपी को यूज़ करके क्यों नहीं दिखा सकता कि वेलफेयर हो रहा है क्या? सबसे पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता ढंग से जीडीपी का। ठीक है, ठीक है, मतलब अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं हो सकती, और जीडीपी सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बातें करता है, ये दूसरी दिक्कत है। फिर तीसरी दिक्कत क्या है कि जो नॉन मॉनेटरी हार्म्स जो होते हैं वो इसको टेक अकाउंट नहीं करता। मतलब एक फर्म को कुछ भी काम करना है और वो प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है लेकिन वो इकोनॉमी का हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, वो पॉन्ड को गंदा कर रहा है, लोग मर रहे हैं, तो मतलब कि नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है उससे, वो कंसिडर नहीं करता ये। ठीक है, ठीक है सर। सो ये तीन यहाँ पे क्या होती है, इसकी लिमिटेशन होती है जीडीपी को वेलफेयर की तरह यूज़ करने में। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिस विल हेल्प यू टू मेक मोर सच वीडियो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।